वेलकम एट unireaders.com। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 के यूपीएससी के मेंस के अंदर आया, हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर। आंसर है क्रिटिकली एनालाइज वेदर द सक्सेस ऑफ द मुगल इज टू क्रेडिटेड टू देयर रोबस्ट जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम। कि क्रिटिकली एनालाइज करें कि जो मुगल का सिस्टम है कि जो स्ट्रेंथ थी, सक्सेस थी, क्या वो जागीरदारी और मनसबदारी पे डिपेंड करती थी। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जब हम इसका आंसर राइटिंग करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको जिसके साथ स्टार्ट करना है वो है, इस लाइन को आपको कहीं ना कहीं फिट करना है। रेवेन्यू इज द ऑक्सीजन ऑफ द स्टेट। रेवेन्यू जो होता है वो किसी भी स्टेट का, चाहे वो मुगल स्टेट हो, चाहे आज का करंट का इंडियन स्टेट हो, चाहे हरियाणा स्टेट हो, कुछ भी हो, चाहे अमेरिकन स्टेट हो, चाहे चाइनीज स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, रेवेन्यू इज द ऑक्सीजन ऑफ द स्टेट। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। और मनसबदारी और जागीरदारी ने मुगल्स को दो चीज दी। फर्स्ट, कैलिबर एंड पोटेंशियल ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास सामर्थ्य था ऐसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट को सर्च करके दिया, और एक कंपटीशन मेंटेन किया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आया, और उस रेवेन्यू से आर्मी को स्ट्रेंथन किया और आर्मी के बेस पे रूल किया गया। तो ये लाइन आपको इस क्वेश्चन के अंदर जरूर लिखनी है, चाहे इसे फ्लो चार्ट बना के लिखें या वर्ड की फॉर्म में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप इसे या इसे बीच में लिखिए या लास्ट में लिखिए या स्टार्टिंग में लिखिए, ये इसका जिस्ट है जो आपको लिखना ही लिखना है। क्योंकि आर्मी क्यों जरूरी थी? क्योंकि मुगल स्टेट एक मिलिट्री स्टेट था। मिलिट्री मतलब डंडे के जोर पे शासन किया गया था। इस वजह से आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्मी को इस चलाने के लिए रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेवेन्यू चलाने के लिए कंपटीशन और पोटेंशियल ब्यूरोक्रेसी बहुत जरूरी हो जाती है, और उसके लिए मनसबदारी और जागीरदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन का जिस्ट है। ये लाइन आपको लिखनी है इसके अंदर। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि उस उनके जो लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी है। उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा पॉलिटिकल अकॉम्प्लिशमेंट एज वेल एज विजन। दे वर विजनरी। उन्होंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए, सारी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब जब हम बात करते हैं जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम की, रोबस्ट पिलर ऑफ द मुगल एम्पायर हैव फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। अब कौन कौन से इसके अंदर एस्पेक्ट आते हैं? फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच वाज बैलेंस अलॉन्ग विद सिस्टेमेटिक इकोनॉमिक इंसेंटिव, जिसने एक ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट का काम किया। क्योंकि अगर आप प्रोग्रेस करोगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, और वो बेनिफिट वो बेनिफिट दिया गया जागीरदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग। जागीरदारी सिस्टम क्या था? जागीर क्या थी? जागीर एक तरह का रेवेन्यू असाइनमेंट था। अब जो ट्रांसफरेबल रेवेन्यू थी उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे तनख्वाह जागीर एंड मसूरत जागीर। अब एक होती वतन जागीर और इनाम जागीर। इनाम जागीर, जागीर क्या होती थी? रेवेन्यू स्टेट होती थी। जब सैलरी नहीं दी जाती थी, उस सैलरी ना देने की वजह से, जब सैलरी देनी होती थी तो वहाँ पे डायरेक्ट सैलरी नहीं दी जाती थी, बल्कि रेवेन्यू एस्टेट दिया जाता था, जो कि ट्रांसफरेबल, यानी रेवेन्यू एस्टेट मतलब एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता था, उससे जो भी टैक्स कलेक्ट होता था इन द फॉर्म ऑफ द क्रॉप, जो कि कैश या काइंड दोनों में लिया जाता था, उससे जो रेवेन्यू आता था उसको रेवेन्यू असाइनमेंट बोलते थे। इससे जो जागीरदार था वो अपने खर्चे काट करके बाकी की सेंट्रल ट्रेजरी के अंदर ट्रांसफर कर देता था। अब यहाँ पे ये जो जागीर थी दो टाइप की थी, ट्रांसफरेबल एंड परमानेंट। ट्रांसफरेबल तनख्वाह एंड मसूरत, और परमानेंट वतन एंड इनाम। ठीक है, वतन एंड इनाम जो स्पेशल टाइप की थी ये दी गई थी राजपूत को, टू मेक देम इनटू देयर एलाइज। उनको अपना एलाइज बनाने के लिए जो जागीर उनको दी गई थी वो वतन जागीर दी गई थी, कि उनके पास जो पीस ऑफ लैंड है वो उनका ही रहेगा, किसी और को ट्रांसफरेबल नहीं होगा। और यहीं से हमें अकबर की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वहाँ उसका पता लगता है कि हाउ टू यूज द पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक, लेन देन की नीति। अब उसने क्या लिया? उसने उनकी ऑटोनॉमी ले ली कि यू कांट डू एनीथिंग बाय योर ओन सेल्फ। बट उन्होंने क्या दी? उनको उनकी सॉवरेनिटी ले ली, लेकिन उनको ऑटोनॉमी दे दी। तो वतन जागीर हमें क्या बताता है? वतन जागीर से हमें दो चीजें पता लगती हैं, पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक। पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक, तो क्या लिया क्या दिया? यहाँ से सॉवरेनिटी ली और ऑटोनॉमी दी। उनकी ऑटो सॉवरेनिटी ले ली कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन ऑटोनॉमी दी कि आपकी जागीर आपके पास ही रहेगी, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो।
लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है यहाँ पे। उसी तरह हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम में देखें तो जो टोडरमल का बंदोबस्त है, दशाला सिस्टम है, उसने इकोनॉमी और इनकम दोनों को बैलेंस किया, जिससे ऑफिसर्स और सेंटर दोनों को बेनिफिट हुआ। इससे एक सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन जनरेट हुआ, जिसने जिसने कि नोबल्स को प्रेरित किया कि वो अच्छा काम करें और राजा के सामने अच्छा दिखें, ताकि उनको उनके रैंक और सैलरी को बढ़ाया जा सके। जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो क्या करता है, वो ये चीज़ चाहता है कि उसका रैंक और सैलरी उस जल्दी से बढ़े। सेम थिंग वॉज एप्लीकेबल इन द मुगल एम्पायर टू। अब यहाँ पे जात जात का मतलब क्या था, एक रैंक टू मेंटेन, और उस रैंक के बेस पे उनको सवार मेंटेन करने होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि जो ऑफिसर से वांट टू इनहेंस देयर रैंक, दैट्स व्हाई देयर वाज अ कंपटीशन एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर सवार्स एज वेल एज देयर एफिशिएंसी टू इनहेंस देयर रैंक। इससे कंपटीशन बढ़ा और मुगल सिस्टम को इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जागीरदारी और मनसबदारी ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। दिस टू सिस्टम वर वर्किंग प्रॉपरली only because of the vision political fear of Rajput has diluted because most of them। ये अच्छे से इस वजह से काम किया क्योंकि उन्होंने एक विजनरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई थी, जिसके अंदर राजपूत का जो डर था उसको ख़त्म कर दिया गया बाय गिविंग देम द वतन जागीर्स, जिससे उनके रिवोल्ट करने के चांसेस नेग्लेजिबल हो गए, और ये पॉलिसी ने 200 सालों तक काम किया। डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप बनाए थे, उन्होंने इम्यूनिटी दी मुगल एम्पायर को फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एग्रेशन एटलीस्ट टिल द ग्रेट मुगल्स। यहाँ पे कोई भी इंटरनल रिवोल्ट नहीं हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। मोर ओवर एनी शॉर्ट ऑफ इनजस्टिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, हेंस दिस इज इनकलकेटेड अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। कोई भी इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ किंग एंड सब्जेक्ट, जनता और शासक के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, जिसने लिबरल एंड सेकुलर जो एटीट्यूड था राजा का, खासकर अकबर का, उसको बढ़ावा दिया और एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, जिससे कि उनका एम्पायर स्ट्रेंथन हुआ। जब राजा और प्रजा के बीच में ट्रस्ट होता है ना, जब प्रजा को राजा के ऊपर ट्रस्ट होता है, तो वो एम्पायर बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने मनसबदारी, हालांकि और भी बहुत फैक्टर थे, लेकिन मनसबदारी और जागीरदारी ने उनके एम्पायर को स्ट्रेंथन करने में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। प्लेड अ ग्रेट role, very very important role for the success of the Mughal empire till the great Mughals। so ये यहाँ पे है। आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज शेयर इट, यहाँ पे इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप इसे शेयर कर सके, टेलीग्राम पे शेयर कर सकें, प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू बाय द कोर्स, यू कैन बाय द कोर्स फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो। थैंक यू।